नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी। वर्तमान में जिस सुरक्षा परिषद का अस्तित्व विद्यमान है वह उस भू राजनीतिक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में थी। तब से लेकर आज तक दुनिया का स्वरूप काफ़ी हद तक बदल चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की सदस्य संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, शीत युद्ध समाप्त हो चुका है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था भी स्थापित हो चुकी है। इन सभी कारणों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में संशोधन की आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया है। साथ ही इस विश्व संस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किए बिना संयुक्त राष्ट्र को एक लोकतांत्रिक संगठन मानना भी चुनौती भरा काम होगा। आज विश्व के अधिकांश देशों का यह मानना है कि विश्व संस्था जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी शीर्ष इकाई को निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो नई वैश्विक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व भर के देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस विश्वास से की थी कि यह संस्था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जब सुरक्षा परिषद को महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं और वो ले नहीं पाती। अतः वर्तमान समय में लोगों की रुचि इस बात में है कि सुरक्षा परिषद में सुधार कैसे लाया जाए। जिस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 निश्चित की गई थी, उस समय संयुक्त राष्ट्र की महासभा में केवल 75 राष्ट्र इसके सदस्य थे। वर्तमान में महासभा की सदस्य संख्या 193 हो गई है। ऐसे में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में बढ़ोतरी होना आवश्यक है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में भारत की जो स्थायी सदस्यता है उसकी दावेदारी का भारत के पास आधार क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस स्थायी सीट को हासिल करने के लिए भारत के पास कुछ ठोस आधार है, जिसमें पहला है देश की आबादी। वर्तमान में भारत के पास 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है। यह देश आगामी कुछ ही वर्षों में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और ऐसी परिस्थिति में भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भारत दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। भारत के पक्ष में एक मजबूत तर्क यह है कि देश की पहचान एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में है। साथ ही कई भारतीय नागरिक संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं, जिसमें श्री विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता निर्वाचित हुई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एवं डॉक्टर VR सेन विश्व खाद्य एवं कृषि संस्था के प्रधान रह चुके हैं। श्री जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 30वें अधिवेशन के और डॉक्टर HJ भाभा 1955 में अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष पर रह चुके हैं। डॉक्टर चिंतामणि देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तथा डॉक्टर PN कृपाल यूनेस्को के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं एवं श्री RS पाठक और न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। न्यायमूर्ति PN भगवती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में कार्य कर चुके हैं। अर्थात ऐसे काफ़ी उदाहरण है जिसमें भारतीयों ने UN के
महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। 50 से अधिक शांति स्थापना अभियानों में भारत की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। पिछले 5 दशकों से हुए ज़्यादातर महत्वपूर्ण शांति स्थापना के कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी मिलती है। भारत ने 1950 के दशक में कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, लेबनान आदि देशों में हुई कार्रवाई में हिस्सा लिया है। वर्तमान संदर्भ में मुख्य कार्रवाइयों जैसे इराक, ईरान, अंगोला, नामीबिया, इराक, कुवैत, यूगोस्लाविया, कंबोडिया, सोमालिया, रवांडा, अंगोला आदि देशों में भी भारत ने सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटा है। अफ्रीकी कोष में उसने करोड़ों रुपए का दान दिया है। मालदीव में तो वहाँ की सरकार की तख्तापलट की कार्रवाई को कुछ ही घंटों में बेकार कर न्यायोचित सरकार की पुनः स्थापना की है। पड़ोसी देश श्रीलंका में लिट्टे छापेमारों के विरुद्ध कार्रवाई में तो उसने अपने सैकड़ों सैनिकों को भी जान से खोया है। भारत वियतनाम से लेकर सूडान जैसे प्रत्येक देश की प्राकृतिक प्रकोप या अन्य किसी कारण से आई विपत्ति के समय अपनी क्षमता से अधिक खाद्यान्न, दवाइयों, तंबुओं, वस्त्रों आदि के रूप में सहायता की है। साथ ही भारत परमाणु हथियारों से संपन्न एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कन्वेंशन की स्पष्ट रूप से मांग करता है। भारत समयबद्ध, निष्पक्ष, चरणबद्ध, सार्वभौमिक रूप में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे राष्ट्र को स्थायी सदस्यता से वंचित करना न्यायोचित नहीं है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत और 3 अन्य राष्ट्रों जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर एक G4 नामक एक संगठन बनाया है। G4 के सदस्यों का मानना है कि आज की हकीकत और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। इसलिए ये 4 राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो सहित स्थायी सदस्यता के लिए P5, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का संगठन है जो और अन्य राष्ट्रों का समर्थन हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता है, उसके मार्ग में बाधाएं क्या है। सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए आधार क्या हो, अर्थात किस मापदंड के आधार पर नए राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। साथ ही एशिया के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए भारत को प्राथमिकता क्यों दी जाए, जापान को क्यों नहीं, जबकि जापान संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक सहायता देने वाले राष्ट्रों में दूसरे स्थान पर है। हालांकि भारत एक तरफ जहां आर्थिक शक्ति बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है, तो दूसरी तरफ वह शांति मिशनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन बावजूद इसके प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शांति मिशनों में दिए जाने वाले योगदान के लिए भी जापान के बराबर पहुंचना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल भरा है। पाकिस्तान भारत की स्थायी सदस्यता का प्रबल विरोध करता है, तो चीन भी नहीं चाहता कि एशिया में उसका घोर विरोधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। रूस भारत की स्थायी सदस्यता के मसले पर द्विपक्षीय वार्ताओं में तो भारत की प्रबल दावेदारी का समर्थन करता है, लेकिन बहुपक्षीय स्तर पर विस्तार की प्रक्रिया का विरोध करता है, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिका ने भारत की दावेदारी का खुला समर्थन नहीं किया है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर उसके खिलाफ सामरिक त्रिकोण बना ले। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य स्थायी सदस्यों का विचार है कि स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना होगा, जो जटिल एवं संवेदनशील प्रक्रिया है। इस संशोधन हेतु महासभा के 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है, जो कि आसान काम नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के विश्लेषण किया है। नमस्कार।